बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं अपने मेहमानों को लेकर, क्योंकि आज के जो दो मेहमान हैं उनका ताल्लुक भाई मेरे कबीले से है और कलम कबीले से है। दोनों जो हैं वो शायर हैं और मियाँ बीवी हैं, और दोनों शेर कहते हैं, हमारे शोबे के बड़े अहम लोग हैं और बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने एक दूसरे के हिजर और फिराक में शायरी शुरू की या वसल में शायरी कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है मारूफ शायर और जर्नलिस्ट सजाद बलोच साहब और उनकी अहलिया जो खुद बहुत उम्दा शायरा हैं, आप पढ़ाती हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, मोहतरमा अमरीन सलाहुद्दीन साहिबा। वेलकम टू द शो सजाद साहब और अमरीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज तशरीफ रखिए। वेलकम टू द शो सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीन, आप तशरीफ लाए दोनों, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। बहुत क्या आप देखिए, हमने आपको एक सोफे पे इकट्ठा कर दिया। तो ये एक दूसरे के हिजर में आप दोनों ने शायरी शुरू की या वसल से भी तो बड़े बड़े मसाइल जन्म लेते हैं ना, उसकी वजह से शायरी शुरू की? वसल की सरशारी में की या वसल के मसाइल की वजह से की? देखें, ये तो हिजर वसाल से पहले की कहानी है शायरी। शायरी तो जब शायद हिजर वसाल का इशारा भी नहीं था कहीं, उस वक्त का किस्सा है। आप तो खुद माशाल्लाह इतने अच्छे शायर हैं, आप जानते हैं। तो बहरहाल उसके बाद जब हमारे हिजर वसाल के किस्से शुरू हुए तो उसके बाद की शायरी भी है, और उसमें भी कहीं हिजर भी है, कहीं वसल भी है। हाँ। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। ये फरमाइए कि ये सवाल मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस वक्त उनके जहन में होगा जो ये शो देख रहे होंगे, और वो चाह रहे होंगे कि कब ये सवाल पूछेगा होस्ट जो है ना वसी, कब ये सवाल पूछेगा कि एक घर में एक छत के नीचे अगर दो शायर बसते हों तो क्या होता है? मेरा ख्याल है कि अच्छा लगता है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है एक छत के नीचे। उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे अक्सर शायर दोस्त, उनको शिकवा रहता है ये। वो शिकवा करते हैं कि यार घर की मसाइल हैं, घर पहुंचना है, टाइम बाहर दोस्तों के साथ स्पेंड करना मसाला है। तो हमें वो परेशानी नहीं होती। हम दोनों के जो दोस्त हैं वो हम इकट्ठे ही मिलते हैं, वो घर में भी आके बैठ सकते हैं। तो वो जिस तरह कोई शायर दोस्त कहता है कि रात को 12 बजे फ़ोन करता है, आए यार बाहर कहीं बैठते हैं, चाय पीते हैं, शक्लो शक्ली करते हैं, गज़लो गज़ली। हाँ, गज़लो गज़लो। ये ऐसी ही बात बात पे आपकी इस्लाह होती रहती है? इस्लाह होती है, तनकीद होती है बाकायदा। क्योंकि हम एक दूसरे के पहले कारी भी हैं। हाँ, पहले सामे और पहले कारी। मैं जो लिखता हूँ जाहिर है सबसे पहले वो एक्साइटमेंट होती है कैसे सुनाऊं। वाह। और ये जिनके लिए लिखते हैं उन्हीं को सुना। अच्छा अमरीन, अगेन ऑन अ सीरियस नोट, मुझे तो बहुत इसमें हमेशा तकलीफ रही है। मैंने ज़िंदगी में कभी, मुझे याद नहीं पड़ता कि इस पर कोई कमेंट किया हो, इवन तन्हाई में भी, निजी महफिल में भी मैं नहीं करता। और मैं जज ही नहीं करता किसी को, किसी खातून को तो बिल्कुल इस सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैंने हमेशा इसकी, जहाँ पे भी हुआ तो सख्ती से मैंने लोगों को रोका इस बात से कि यही चीज़ जो है वो हमारे माशरे में हमारी ख़वातीन को बहैसियत ख़वातीन, फिर जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ काम करना चाहती हैं उनके लिए रास्ते मसदूद करती हैं, और एक ख़ास तरह का प्रेशर उन पर, उनकी फैमिली पर डालते हैं, फिर उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। तो उनके लिए भी ऐसे ही फ्री सोचने की, बात करने की आज़ादी होनी चाहिए जैसे सजाद साहब को है, किसी मर्द को है। कितनी दिक्कत होती है औरत को फिर अपने जज्बात के, अपने ख्यालात के भरपूर इजहार में। लाइक जैसे परवीन का एक शेर है, मैं एक मिसरा पढ़ता हूं कि मैंने फिर तेरे तस्वुर के किसी लम्हे में, आप दोनों आशना हैं, लोग मुझे जानते हैं, ठीक, या कुबकू फैल गई बात सनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। उस मुश्किल का मर्द से शायद कोई नहीं पूछेगा कि अच्छा भाई वो कौन है जिसने पजीराई की। जी जी जी। औरत के कैरेक्टर पे सवाल उठाने लगते हैं। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि कितनी दिक्कत होती है उसकी वजह से हमारी खवातीन को अपने क्रिएटिव प्रोसेस को जनरली तो बहुत दिक्कत होती है। मैंने इसके ऊपर काम भी किया है कि भी एक ही लिए एदा की मतलब है, एक ही कहना चाह रही है, की सोच रही है। हाँ जी, देखे ना कि बीइंग अ वुमन आप अपने आप को रोकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये जरूर सोचती है कि उसको
किस तरह के सवाल का सामना करना ठीक है। पड़ेगा। और निसाई जो जज्बात हैं, जाहिर बात है निसाई जज्बात सिर्फ औरत ही, जिस तरह से औरत समझ सकती, कोई दुनिया का आदमी उन मामलात को, उसकी नफ्सियात को, लेकिन उसके आप वजूद को नहीं समझ ये सकता। तो जानते होंगे कि बहुत से मर्द ये स्टेटमेंट्स बहुत देते हैं कि जी औरत को हम जैसे समझते हैं और जैसे हम लिखते हैं वैसे औरत भी खुद को नहीं समझती। तो ये जरा वो जो पेट्रियार्कल हेजिमनी है ना और कंट्रोल है, उसकी भी तो डायनामिक्स है ना। तो ये जो निसाई जज्बात के इजहार में कितनी दिक्कत आप समझती हैं पेश आती है? मेरा आप ख्याल लोगों है कि दिक्कत होती है अगर आप उसको बैरियर समझे तो। मैं बैरियर नहीं समझती, मुझे लगता है कि मैं जो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ मैं उसको अब अपने हिसाब से एक्सप्रेस करती हूँ। हाँ, सब ने अपनी लिमिटेशन कंस्ट्रेंट्स डिफाइन की होती हैं और डेफिनेटली आपने अगर बहुत बोल्डली कुछ लिखना है, लिखा है, तो उसके लिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा, मर्द को जवाबदेह होना नहीं पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। मैं सादवी, आपने भी सुना होगा, ये बड़ी अहम बात है, वो एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड तो मुझे याद नहीं है, मगर मुन्नू भाई एक बार लिखते हैं कि मैं एक मरतबा अखबार में किसी उस पर था तो खबर लेके कोई आया, वो एक औरत खबर ले आके आई कि मेरा बच्चा जो है गुम गया है। तो कल के मैंने कहा बताइए, वो मैं शाया कर दूंगा। तो पूछा कि भाई कद कितना था, उसने कद बताया। तो उन्होंने कहा कि वो उम्र कितनी थी, उम्र बताई। कहने कि उसने कमीज़ किस रंग की पहनी हुई थी, उसने कमीज़ का रंग बताया। कहने कि शलवार किस रंग की पहनी हुई थी। तो मुन्नू भाई कहते हैं उसकी माँ ने कहा कि सवेरे जिसले बच्चा गया सी उसले ते चिट्टी सी हुन मैली हो गई होगी। तो अब मुन्नू भाई कहते हैं कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जैसे औरत सोचती और देखती है चीज़ों को, मर्द कभी सोच और देख नहीं सकता, या माँ जिस तरह से देखती है और सोचती। तो ये बड़ा अहम है किसी माशरे के आगे बढ़ने के लिए कि हमारी औरत या किसी भी जगह की औरत जो है वो जो सोचती है उसका इजहार, उसके मसाइल, उसके इशूज़, उसके जज्बात जो हैं वो सामने आ सके। यकीनन जो भी अकदार हैं उसके अंदर रहते हुए। सियाद भाई, आपकी बात से मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। उसकी एक जिंदा मिसाल हमारे उर्दू में अदब में देखें तो हमारा जो फिक्शन है, फिक्शन के बड़े नाम शेर की निस्बत फिक्शन में ख़वातीन के नाम बड़े नाम वहाँ पे आपको मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत बारीकी से चीज़ों को देखती है। वो डिटेल्स जो है ना, डिटेल्स पर उसकी नज़र होती है। तो फिक्शन जो है वो डिटेल्स का बड़ी अहम बात मुतकाज़ी है। शेर जो है वो तो एक इख्तिसार की बात है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्तसर बात नहीं कर पाती? नहीं, दूसरा देखें ना, इसका मतलब ये निकलता है। वो भी है, की कह रहे हैं ये कह रहे हैं कट लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में शेर कहानी सुनाना जिस तरह से माएँ या नानी दादी शुरू करती है ना, वो एक और तरीका। सो ये जो है ना, मौज़ूआत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हम कह सकते, लेकिन बहरहाल कहानी सुनाने का चूँकि उसका एक्सपीरियंस शुरू से रहता है और जो क्राफ्ट और रिदम की अगर इंटरनल एबिलिटी या सेंस अपने अंदर वो एक्सप्लोर ना कर सके तो उसके लिए तो एक और तरह की फुर्सत और एक्सपीरियंस और ये जो इन्होंने बात की डिटेल में चीज़ों को देखना, ये भी एक अलग से एक ख़वातीन का एक रहा तो है ना। मगर ये जो इन्होंने बात की कि इख्तिसार में अपनी बात बयान नहीं कर सकती, इससे आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं नहीं एग्री करती। आप दोनों में से वैसे तो मैंने बहुत लंबी बात कर दी है। अभी अब तक जो टाइम गुजरा उसी का हिसाब निकाल। तो मैं पहले तो देखिए, मैं आपको एक दाद दूंगा, बल्कि मेरे ख्याल में पूरे मुआशरे को दाद देनी चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, जो भी अपने वो जज्बात का इजहार करना चाहें अपने शेर के ज़रिए। यकीनन आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के हमरा रहते हैं, जाते हैं। आपको पता है, जैसे उन्होंने कहा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अब अगर उसमें ये रवैया जो है, मेरे ख्याल में इसकी बड़ी तहसीन होनी चाहिए। यही रवैया होना चाहिए, दोनों में जो भी सलाहियत है एक दूसरे की सलाहियत को आप उसको प्रमोट करें, उसका एतराफ़ करें ना। तो मुलाकात कैसे हुई आप दोनों की? आगाज़ आप सुना दो कोई थोड़ी सी स्टोरी। अंजाम तो हमें पता ही है। अंजाम खुद आ जाने। सजाद की किताब सजाद ने भेजी थी, ठीक है, बल्कि उससे पहले एक अदबी पर्चे में आमने सामने छप गए। हाँ, आमने सामने छप गए। अच्छा। तो मैं वो पर्चा कहीं से पिक किया और अब्बू के साथ गाड़ी में आ रही थी। एक पेज पे या आमने सामने छप गया? एक पेज पे तो कोई भी नहीं होता। पर्चा कहीं से पिक किया और रास्ते में आते आते अब्बू को हर गज़ल का
मतला सुनाया, हाँ। जो गज़ल अच्छी लगी वो पूरी पढ़ दी। तो फिर मैंने नतीजा निकाला कि इस पर्चे में इस वक्त 2 ही गज़लें अच्छी हैं, एक ये गज़ल अच्छी है और एक ये गज़ल अच्छी है। तो अब्बू ने कहा वाकई बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब बंदा सिर्फ एक ही गजल वाला अच्छा है। फिर मैंने ये गज़ल सोशल मीडिया पे पढ़ी तो मैंने वहाँ भी तारीफ कर दी कि दोबारा पढ़ के अच्छा लगा। हाँ साहब ने देख ली, हाँ, उन्होंने कहा ये तो तारीफ तारीफ हुई है। देख अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने मुझे फौरन मैसेज किया कि किताब भेजनी है आप। ठीक है। तारीफ देख ली, फिर कहा, लड़की देख ली। हाँ फिर किताब आई तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि भाई हस्बे मामूल मैं पेंसिल पकड़ के बैठा था कि टिक लगाऊं शेरों पर, क्योंकि वो टिक लगा के तो मुझे दे देते, मैं भी देख लेती। तो उन्होंने कहा भाई हर गज़ल इतनी अच्छी थी। ये सज्जाद का पहला शेरी मजमूआ हिजरत व हिजर। हिजरत व हिजर। तो कहते इतनी अच्छी किताब है कि मैंने सोचा कि कहीं पे क्या निशान लगाने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा चले, मैंने फिर इन तक तारीफ पहुंचा दी। फिर बस फिर राब्ता शुरू हो गया, गपशप कभी कभी वाह। कभी कभार। आपने उस जमाने में किस किस को किताब भेजी थी? किताब तो बहुत लोगों को दी थी, लेकिन उसका जवाब एक जगह से अच्छा है। बहुत अच्छा। तो कौन सी गजल थी जिसका ये जिक्र कर रही हैं? कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ जीने पे चल रही है, वाह, कहाँ ज़मीं के ज़ईफ़ जीने पे चल रही है, ये रात सदियों से मेरे सीने पे चल रही है। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या मतलब। उसका एक और शेर में क्या याद है? आ रहा है कि वाह। मैं मर गया तो खबर नहीं इनका क्या बनेगा, मैं मर गया तो खबर नहीं इनका क्या बनेगा, दुकानें यारां तो सिर्फ कीने पे चल रही है। वाह 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 वाह, दुकानें यारां तो सिर्फ कीने पे चल रही है। क्या कहने, और शेर याद नहीं आते आपको इसके? रवां है मौजे जनू पे एहसास का सफीना, वाह, रवां है मौजे जनू पे एहसास का सफीना, और एक तहजीब इस सफीने पे चल रही है। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे शायद भाई ब्रेक पे जाना है, मैं अमरीन साहबा की तरफ भी आऊँगा, मगर उससे पहले मैं चाहूँगा कुछ तरन्नुम में आप हमें सुना दें, है जो कि तरन्नुम भी आपका बहुत उनकी खबर आप तक पहुंच चुकी है, तो कुछ तो आइए आपको भी सुनाते हैं वैसे तरन्नुम में कुछ जी सुनाते रहते हैं गाने भी माशाल्लाह। तो तरन्नुम को भी सुनाते हैं कभी कभी? नहीं, अमरीन साहब ने तरन्नुम से सुनाने की इजाजत दी होगी, तरन्नुम को जी सयाद भाई। पड़ गई शाम जब उस राह में बैठे बैठे, पड़ गई शाम जब उस राह में बैठे 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 बैठे, मौजाए गर्द ने पूछा यहाँ कैसे बैठे, पड़ गई मौजे गर्द ने शाम। पूछा यहाँ कैसे बैठे। हर मुसाफिर पे हमें तेरा गुमा होता था, बहुत अच्छा। हर मुसाफिर पे हमें तेरा गुमा होता था, गर्द के साथ कई बार हैं उठे बैठे, बहुत अच्छे, पड़ गई बहुत ही अच्छे सियासत। वाह 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 वाह। हर मुसाफिर में हमें तेरा गुमा होता था, गर्द के साथ कई बार हैं उठे बैठे। वाह 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 वाह। उसे मालूम था ये शाम जुदाई है सो हम, उसे मालूम था ये शाम जुदाई है सो हम, आखिरी बार बहुत देर इकट्ठे बैठे। वाह 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 वाह। मैंने क्या करना है इस कीमती गुलदस्ते को,
दोस्त है वो तो मुसीबत में सिरहाने वाह, वाह, वाह। बैठे, क्या बात है। पड़ गई शाम। और आखिरी शेर है कि बैठे हैं अगली नशिस्तों पे तुझे देखने को, बैठे हैं अगली नशिस्तों पे तुझे देखने को, वरना हम खाली क्लासों में भी पीछे बैठे, वरना हम खाली क्लासों में भी पीछे बैठे। आखिरी बार। उसे मालूम था ये शाम जुदाई है, सो हम वाह। आखिरी बार बहुत देर इकट्ठे बैठे, वाह पड़ गई शाम। बहुत वाह। अच्छी गज़ल का यही कमाल होता है, आपको शादाब भी कर देती है, शादमान भी कर देती है और उदास भी कर देती है। छोटे से वक्फे बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। अच्छा, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਹਾਂਡੀ बनाती सालन च पानी बहुता पै जाए ना तो शोरबे नहीं सिर धो लैंदी हुंदी, इससे बाल उलझते नहीं है, रोज होती है बालों। जी रिदा, बड़ा खजाना आपने जमा किया। वाह, कैसे कैसे गीत सुनाई दे रहे हैं। वाह। रेडियो से क्या याद आ गया जी आपको? बचपन में नानी, मैं और मेरी बड़ी बहन, हाँ। सर्दियों की रात और रातें, बल्कि रोज़ाना रात रेडियो से जो गानों का प्रोग्राम नशर होता था, तो वो फिर वक्त में याद होता था कि 10 बजे आना है, तो हम खामोशी से सारे गाने सुनते थे। तो ये रूटीन थी और रेडियो सुनना मुझे बहुत पसंद था। सो हम गाने सुनते थे, लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार बात ये थी कि हर गाने के साथ मेरी नानी की कमेंट्री भी चलती थी। अच्छा। वो ज़रूर कमेंट करती थी। अब वो जाहिर है कि उसमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं कि मैं सुना नहीं सकती आपको, क्योंकि जाहिर है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाने होते थे। वो बताती थी कि फिर आपके साथ जो आके जाके होगा ना जब शादी हो जाएगी, तो उसमें वो फिर अच्छा कमेंट। मुझे लगा आप कहने वाले कि नानी रोमांटिक हो जाती है। बड़े शौक से सुनती थी वो भी हमारे साथ, और ये बड़ी शानदार याद। हाँ, वैसे क्या हर्ज है, नानी भी तो रोमांटिक हो सकती है भाई, है ना? ये शायर अदीब तो यही कहते हैं। हर इंसान रोमांटिक हो सकता है। हाँ, कोई खास बात आपको याद है, कोई खास कमेंट जो आप समझती हैं कि हाँ भैया ऑन एयर जा सकता है नानी का? नहीं, तो आपने रोमांटिक की बात की, लेकिन एक बात मैं ज़रूर इसमें ऐड कर सकती हूँ कि उनका जो सेंस ऑफ रिदम था वो बड़ा अच्छा। वो हीर के अशार गुनगुनाती थी, या और पंजाबी शायरी जो है, मुझे लगता है कि उनसे ही मैंने ये सीखा है। ठीक है। यानी इनिशियल लर्निंग जो मेरी हुई है ना रिदम की, तो वो म्यूजिकलिटी, जाहिर है कि हम शायर हैं तो जी हाँ, वो रिदम और वो तो हमारे काम का हिस्सा है। जी हाँ, बहरे भी सारी की सारी रिदम है ना, खास तरह का बहुत अहम हिस्सा है। तो वो मुझे लगता है कि इनिशियल लर्निंग उन्हीं से। रेडियो से मुझे अब्बा याद आता है, जो मेरा पहला शेरी मजमूआ था हिजरत तो हिजर, उसके दिबाचे में मैंने ये जिक्र भी किया था कि ये उस वक्त मैं 7वीं या 8वीं में पढ़ता था। इसी तरह सर्दियों की एक रात गांव में हम बैठे हुए थे, आग के गिर्द, अलाव के गिर्द, तो रेडियो चल रहा था, तो उस पे गज़ल मेहदी साहब गा रहे थे गालिब की, इब्ने मरियम हुआ करे, मेरे दुख की दवा करे। तो अब्बा ने मुझे कहा कि कुछ समझ आई है? मैंने कहा जी नहीं, बस सुन ली है। तो उन्होंने तशरीह की थी उसकी, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे उस शेर की तशरीह की। तो वो मेरा समझे कि गालिब से पहला जो तारुफ था और मोहब्बत जो पैदा हुई गालिब की, और मैंने उन्हीं दिनों में
2-4-10 दिनों में अब्बा ने फिर दीवाने गालिब दिया, और वो पहली किताब थी जो मैंने बतौर तालिब इल्म वाह। वो पढ़ी, और तो ये खुद गज़ल- उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश खुद की, किसी वाह। शरह के बगैर। इस गजल का एक शेर है जो मैंने देखा खान की जिंदगी में बहुत काम आता है आगे जाके। कौन सा भला? बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे। सबके खुदा करे। जी रिदा ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਮੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆਪ ਜੂਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰ 'ਚ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਹੁਜ਼ਨੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆਣੇ ਨੇ हुज़निया ਹੁਜ਼ਨੀ हुज़निया क्या होता है शजर? पता नहीं, मुझे भी किसी ने बताया। सजाद भाई हुजनिया का मतलब दस दो। हुज़निया का मतलब यही है जिस तरह तुम इतनी मुश्किल जो गल कर रहे हो ना, इन्हू हुज़निया कहते हैं। हुज़निया हुस्न मलाल नहीं अच्छा अच्छा मलाल। तो हुज़न समझ नहीं आ रहा को मलाल पाता है। मलाल नहीं लोग मलाल चौधरी मेरा दोस्त है। जी जी साहब भाई वाह वाह जी। ये सुते बंदे ਨੂੰ उठा देंगे। बंटे वाह। जिन्हें उर्दू में कंचे भी कहा जाता हाँ हाँ उर्दू में कंचे भी कहते अच्छा ਮੈਨੂੰ पता नहीं क्यों लग रहा है हुणे भाभी ਨਾਲ कली जोटा खेडन लग पैंदे। जिस तरह है। पढ़े अच्छा, उस वक्त जो कमजोर होता था ना खेलने वाले बच्चों में, वो यही खेलता था जो आप कहते कली हैं, जोटा कली जोटा। हाँ आप देखें वैसे इसका कितना फायदा है अगर बेगम के साथ बंदा कली जोटा खेले कि सारे बंटे घर में रह जाएंगे। वसी भाई, ये आपने इतना अच्छा एक तोहफा जो है उसकी वजह से मैं बचपन की उस जमाने में बचपन की यादों में पहुंच गया। बंटे में नहीं कोई शेर का आपने बंटे पे शेर है, कंचा कंचे पे जी, कंचे पे शेर कहने की इजाजत है आपको? जी जी, मैं सुना देता हूँ। बचपन से एक रोज जवानी उलझ पड़ी, वाह वाह वाह। वाह बचपन से एक रोज जवानी उलझ पड़ी, और खेल खेल में मेरे कंचे बिखर गए। वाह और इस गजल में मेरा एक पसंदीदा शेर भी है, वो भी सुना। ये कंचे वाला तो आपको पसंदीदा नहीं होगा। नहीं, ये भी अच्छा है। घर के करीब हाथ से थैला फिसल गया, वाह घर के करीब हाथ से थैला फिसल गया, सारी गली में चांद सितारे बिखर गए। बहुत अच्छे वाह वाह घर के करीब हाथ से थैला फिसल थैला गया, फिसल गया। वाह सारी गली में चांद चांद सितारे सितारे बिखर गए। वाह क्या कहने आपसे नहीं अब तक हमने कुछ सुना। क्या तुम पहले ख्वाब का दूसरा मंजर हो? वाह वाह क्या तुम पहले ख्वाब का दूसरा मंजर हो, वाह या फिर दूसरे ख्वाब का पहला मंजर? वाह वाह। बहुत अच्छे। देख रहे हैं जो दिखलाया जाता है, देख रहे हैं जो दिखलाया जाता है। देख रहे हैं जो दिखलाया जाता है, पस मंजर में जाने कौन सा मंजर हो। वाह मैं तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ हूँ, वाह मैं तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ हूँ, तुम तो मेरी आंख से निकला मंजर हो, बहुत अच्छा शेर। वाह 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 तुम तो मेरी आंख से निकला मंजर हो। वाह। इस शेर के देखिए दो फायदे हैं। ये पहला मिसरा आदमी शौहर को कह दे और दूसरा मिसरा जो है वो बच्चों को कह दे। फिर पढ़िएगा बहुत अच्छा मैं शेर। तो तुम्हारे सब रंगों से वाकिफ वाह हूँ, तुम तो मेरी आंख से निकला मंजर हो। वाह उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता, हाँ बहुत अच्छा शेर है बहुत अच्छा शेर है। उसका वाह। मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, अगले मोड़ पे जाने कैसा मंजर हो। बहुत अच्छा। वाह वाह उसका मूड भी एक पहाड़ी रास्ता है, अगले मोड़ पे जाने कैसा मंजर हो। यानी मैं हूँ निस्फ तुम्हारे मंजर में, बहुत अच्छे। यानी मैं हूँ निस्फ तुम्हारे मंजर में, यानी तुम भी एक अधूरा मंजर। वाह क्या वाह बात। वाह वाह बहुत अच्छे। वाह जी रिदा साहब जी कश्ती, वाह। वाह। वो कागज की कश्ती वो बारिश का बारिश का पानी ये तो शायरों से हम बचपन- क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा बेटा 4.5 साल का है, उसको भी मैंने एक दफ़ा कश्ती बनाकर और फिर वो पानी पर चलाकर दिखाई, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन है ना, उनको ये एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे। हाँ नहीं तो
तो जैसे मुझे एक और बात का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि लाहौर का पतंगों भरा आसमान हाँ उसमें नहीं देखा। बिल्कुल खाली हो गया, आप देखिए। तो हाँ वो जो नॉस्टैल्जिया है हमें, हाँ। उसमें ये पतंगे भी, ये कश्तियाँ भी और कंचे भी, ये सब उसका हिस्सा है। वो मुझे कागज की कश्ती से ना जफर भाई का, जफर इकबाल साहब का भी शेर याद आ गया। वाह क्या आला शेर है, शायरी खैर वो लाजवाब। वो कागज के फूल सर पे सजाकर चली हयात, कागज के फूल सर पे सजाकर चली हयात, निकली बरूने शहर तो बारिश तो बारिश ने आ लिया। आपने कुछ नहीं कहा कागज की कश्ती पे? एक नज़्म पेश करती हूँ। ये बचपन की जिन यादों का हम अभी जिक्र कर रहे थे, कुछ वो आपको उसमें दिखाई देंगी। नज़्म का उन्वान है बोल किनारे। वाह। कांच की चूड़ी हाथ पे तोड़ के टुकड़ों में एक ख्वाब सजाया, वाह। बादल में एक शक्ल बनाकर पूरे साल की बारिश आंख से बरसा दी, रुखसारों से पलक उठाकर उसके तेज किनारे से एक छेद किया और एक लकीर लपक कर आई, रात की काली चादर पर एक तारा टूटा। वाह। अपनी दुआ में अनजाना एक नाम लिया और लंबे बालों की एक सीढ़ी शाम की खिड़की से लटकाई। वाह। इतने बोझल पहर गुजारे, जाने किस बेदर्द से पल में अपने पाँव को ख्वाब की बहती झील में धर कर, नींद की एक सदी से डर कर खिड़की के कोने को छोड़ा और सड़क से रेजा रेजा जिस्म उठाया। वाह। एक सहेली बाग में बैठ के कभी न रोई, लेकिन दिल ही दिल में खेल बहुत ये खेला। वाह। बात कोई जो साथ किसी के यकदम कहती, लकड़ी को धीरे से छुआ और अपने नाम को उसके नाम के साथ मिलाकर रेत पे लिखा। एक एक हर्फ को दर्द के नोकीले निश्तर से काट दिया, दूरी के एक धुंधले पल में फूल की एक एक पत्ती तोड़ के ताक में रखी, ख्वाबों से ताबीर निकाली, कागज से एक नाव बनाई, आंसू की गहरी बारिश से जलथल को इकसार किया, कश्ती में इस दिल को रखा, बोल किनारे कितना पानी आज की शब दरिया में आया। वाह वाह वाह। वो देखिए वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है ज़हन। हाँ। मुझे तजम्मुल कलीम साहब का शेर याद आ गया, मैं गुड्डी दे कागज वर्गा, वाह। मैं गुड्डी दे कागज कागज वर्गा, तू किण मिन मैं मर जाऊं। क्या लग रहे बैठक च शो कर रहे हैं आपस च बह के आपस च एक दूसरे ਨੂੰ दादा दे के खुश हो जाते इधर कंध कर दो जैसी नहीं है यार आपस में तो नहीं दे रहे। तजम्मुल कलीम साहब का जिक्र हो रहा है, जफर इकबाल साहब का जिक्र हो रहा है। सर है तो शायर ने ना आप तो अपने बड़ों को याद कर रहे हैं यार। हम भी अपने बड़ों को याद करते पर आन ही नहीं दे। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आज जरा जबरदस्त जो है वो खास तरह का शायराना माहौल लिए और क्यों ना हो। हमारे साथ मौजूद है सियाद बलोच साहब, मोहतरमा अमरीन सलाउद्दीन साहिबा, दोनों शायर हैं, जर्नलिस्ट हैं और अमरीन पढ़ाती भी हैं। तो कैसे मुमकिन है कि अहले कलम हो और फिर शेर और अदब की गुफ्तगू ना हो। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। रहने दो कि अब तुम भी मुझे पढ़ ना सकोगे, अच्छा रहने दो के अब तुम भी मुझे पढ़ ना सकोगे, बरसात में कागज की तरह भीग चुका हूँ। वाह अल्लाह के पास पढ़ा, अच्छा पढ़ा और ठीक पढ़ा। ठीक है जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और क्या है रिदा प्रोग्राम किस बदले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। लेकिन वैसे भाई उससे पहले मैं अमरीन साहिबा से एक सवाल करना चाह रही थी। जरूर जरूर। अमरीन साहिबा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके शौहर ने कोई रोमांटिक शेर लिखा हो जिस पे आपने पूछ ही लिया हो कि शेर आखिर किसके लिए लिखा है? ओए होए। आप चाह नहीं रही कि सर आज़ादी के साथ शेर लिख सकें। लेकिन मेरे सवाल के बाद इन्होंने फौरन हाथ मलना शुरू कर दिए। इस सवाल का जवाब तो आपने बिल्कुल शुरू में पहले ही दे दिया था कि सबको आज़ादी है, वो जैसे मर्जी इजहार करे और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी हों। और रोमांस का एक्सपीरियंस जो है वो तो सबके पास मुशाहिदे का भी होता है। मुशाहिदे का ये तो वो जवाब है ना जो आप हमेशा देते हैं। कभी नहीं पूछा आपने? कभी ख्याल आ ही जाता है कि भाई ये तो ना मुशाहिदा है, ये ना इनका मिजाज है, ये कहाँ से आ गया ये? देखिए इतना खाता तो मेरे पास भी है।
ये तो फिर सवाल दर सवाल है ये तो। इतना खत्म होने वाला सिलसिला है। ना खत्म होने वाला है, अल्लाह न करे कि इसका कभी आगाज हो कहीं, है ना? जी सज्जाद साहब, आपने कभी ऐसा शेर सुनाया हो कि जो आपको लगा हो कि बहुत रोमांटिक है, लेकिन आपने अपनी बेगम को इस डर से ना सुनाया हो कि वो कहे कि ये किसके लिए है? ये तो सवाल हमने कर लिया ना, इसका जवाब भी आ गया। हाँ, इसका जवाब भी आ है ना? चुका है। चलिए इसी नौजवान के सवाल के बहाने कोई ऐसी चीज़ जो खालिसतन आपने अमरीन साहबा के लिए लिखी। उस पर यार एक शेर भी था बड़ा अच्छा, 1 मिनट देंगे उस मेरे आपने खास तौर पे मेरे लिए कुछ लिखा हो वो पूछ रहे हैं, वो सुना पे? याद ही करा इतने शेर। निकाल के भी जो खास लिखा था ना, पैगाम वाली गजल है। वैसे तो बड़े शेर लिखते थे, मेरे पे एक शेर नहीं लिखा। मैंने लिखा था वो मैं भूल गया, याद कर रहा हूँ। आप घर चले, मैं आपको बताती हूँ, सारे पाकिस्तान पे शेर लिखे हुए, मुझे पे एक शेर नहीं लिखा। वो मैंने शेर लिखा है, वो कागज नहीं मिल रहा मुझे। कागज पार्क में बैठने के लिए मिल जाता है। मैं अभी याद कर रहा हूँ। नहीं, जब किताब भेजी थी तब तो सब याद था। बस वो दौर और थे। अच्छा, अब दौर और हो गए, अब आपको दीवान नहीं मिल रहा आपका। क्या दीवारों जैसी बात कर रही है, मुझे याद कर दीजिए। अल्लाह करे क्या है? मेरे हाथ में कोई मिसरा है, मैं आपका सर फाड़ूं। इतनी देर क्यों लगाई आपने वैसे ये याद करने के लिए कि बेगम के ऊपर जो कहा है वो सुना दो? मैं ये तो आपने क्यों मौका दिया शजरत पाक को? मैंने मौका दिया, मैं असल में कोशिश कर रहा था कि कोई पूरी गजल मिल जाए कुछ। इक्का दुक्का शेर तो मुझे याद आ रहे थे। अच्छा, तो एक गजल जो यूं समझिए कि हनीमून पर हमने कालाम में वाह, मैंने कही, ये धुंध बस वे शायरा थी, रुक जा। इधर सोना सुमा बन गए, ये धुंध खुश नजर नहीं आ रहे। घर चलें कुछ और न पड़ जाए। और ठहर जाओ यार वो इतनी खूबसूरत और रोमांटिक गजल सुनाने जा रहे थे हनीमून पे। जी 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 जी। हनील बेला मोन पे चलेंगे। और वो धुंध में आप अंधाधुंध अब टक्कर मत मारिएगा, उन्हें गजल सुनाने दीजिए। जनाब अब कोई मुदाखलत नहीं होगी। ये मुदाखलत तो हो गई थी, हनीमून का रह गए। अभी वैसे आपने महसूस तो किया होगा कि पाकिस्तान में आम सी बात है कि हनीमून पे मियाँ बीवी के साथ सास ससुर भी चले जाते हैं। वैसे आप इसके हक में हैं? वो आपके हक में भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहिए, मगर वो वक्त वक्त की बात होती है। और यार हनीमून ही रह गया। और भी टाइम काट सकते फौतगी से कट्टे चले जाए। जी ये धुंध सुबह ज़मिस्तां, ये बर्फजार और मैं। वाह, ज़मिस्तां है सर्दियां, सर्दियां समझता। ये धुंध सुबह ज़मिस्तां, ये बर्फजार और मैं। वाह, ये सोए सोए सनोबर, ये देवदार और मैं। बहुत अच्छे यार, वाह वाह वाह। ये जिंदगी से भरी सुबह वादिये कालाम। वाह 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 वाह। ये जिंदगी से भरी सुबह वादिये कालाम। ये आफियत से भरे ख्वाब का खुमार और मैं। क्या क्या आफियत की दाद अलग से कबूल कीजिए। बहुत वाह वाह, शुक्रिया। क्या अच्छा बरता है लफ्ज़ को। वाह ये जिंदगी से भरी सुबह वादिये कालाम। वाह ये आफियत से भरे ख्वाब का खुमार और मैं। वाह तुम्हारे लम्स के एहसास में नहाए हुए। वाह, तुम्हारे लम्स के एहसास में नहाए हुए। हरे बरे ये चमन ज़ारो कोहसार और मैं। वाह 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 वाह। शेर देखिए, ये रेस्तुरान का टेरेस, ये सुबह की चाय। वाह जी वाह। ये रेस्तुरान का टेरेस, ये सुबह की चाय। तुम्हारे नींद से उठने का इंतजार और मैं। सर अलम सला शेर दोबारा सुना दो प्लीज। तुम्हारे लम्स के एहसास में नहाए हुए। वाह हरे बरे ये चमन ज़ारो कोहसार और मैं। वाह वाह वाह। अच्छा ये कैफी साहब, यही शेर अगर मैं सही से सुनाया होगा ना तो उसमें बुखारी जी ने मेरे पीछे लग जाना। यार देखें ये एक फ़र्क है, जी और अभी सीरियस बात में करना, और यही सीखने वाली बात है जी सर। कि हर बात कहनी है मगर उसे कैसे कहना है।
वाह और उसको किस तरीके से बयान करना है कि उसमें खूबसूरती, वकार और हुस्न पैदा हो। आप जरा शेर देखें ना, सिर्फ लम्स से क्या बेहूदी, लम्स में तो कोई बेहूदी नहीं, बात यह है कि किस तरीके से कहेगी और शायर उसको कहाँ से कहाँ ले गया है। बल्कि हम सबको अपने शोराए कराम से, अदीबों से ये सीखना चाहिए, और लोग पूरी दुनिया में सीखते ही यही हैं कि हर बात कहनी है मगर कैसे कहनी है। आप जरा शेर देखें ना, तुम्हारे लम्स के एहसास में नहाए हुए। वाह वाह अगला मिसरा देखें, हरे भरे ये चमनजारो कोहसार और मैं। वाह वाह। ये फर्क है। सर लम्स में कोई नहीं अब नहीं, सर एक बात करें, सर लम्स में कोई बेहूदगी हो भी नहीं सकती, अगर होती तो इसके नाम की यूनिवर्सिटी बनती। नाज़रीन स्टे विद अस, शजर का कुछ नहीं हो सकता। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोड़ दे वक्फे के बाद आप साथ हैं प्रोग्राम के अगले मरहले में आपके लिए बहुत कुछ है। और मगर अच्छा हुआ ये डिस्कशन हुई, और यही सीखने वाली बात है कि कैसे नाजुक बात को भी किस खूबसूरती के साथ और तकद्दुस के साथ आपने बयान करना है, और यही शायर का कमाल होता है, यही अदीब का कमाल होता है। छोटे वक्त के बाद आप साथ हैं प्रोग्राम के अगले मरहले में, आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सैयद बलोच साहब और अमरीन साहिबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। वैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में अमूमन आप क्या समझते हैं, किसका कैथारसिस ज़्यादा होता है? मेरा ख्याल है मर्द का ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादा होता है। और क्यों था फिर कहता फिरदा है कि यार मेरी कोई गल नहीं सुनता घर। एनी रिग्रेट इन लाइफ? बहुत से मोमेंट्स हैं, जिस तरह मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ अभी कोविड में, तो मैं भी शदीद बीमार थी, और ज़ाहिर है कि जब मैं उनसे मिली, क्योंकि मैं ही मिल सकती थी, ज़ाहिर है मुझे ये पहले ही मर्ज़ लाहिक था, तो बार बार यही ख्याल आता था कि ऐसे कर लेते, पहले मैं चली जाती, या हमने उनकी शुगर क्यों ना चेक की। उनको शुगर थी नहीं, लेकिन वो उसमें स्पाइक आई कोविड की वजह से, स्टीरॉइड्स की वजह से। सो ये जो एक्सपीरियंस है, इसको मैं बार बार रीलिव करती हूँ। अकेले में मुझे ये ख्याल बहुत ज़्यादा आता है कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस थी, तो हमसे मुझे कोई क्यों कोताही ना हो ख्याल गई। मुझे क्यों ख्याल ना आया। तो मगर ये शायद एक रिग्रेट है जिसका, क्योंकि मैंने देखा इस रिश्ते में और इस किस्म के मामले में बस आपके जहन में हर वक्त यही चलता रहता है कि जो यूं होता तो क्या होता, जी बिल्कुल। और ये कर लेते, ये रह गया। तो 61 बरस की उम्र में वो चली गई, हेल्दी, हैप्पी। बट कोविड में आपको पता ही है सब घरों में जी कैसे बहुत कैसे सारे लोगों के प्यारे जो experiences हैं जी। वो इस दुनिया से गए। क्योंकि मैं समझता हूँ शायर बहुत बड़ा नफ्सियात दान होता है, अदीब बहुत बड़ा नफ्सियात दान होता है। जब कोई रुखसत हो रहा होता है इस दुनिया से और आप उसे गले लगा लेते हैं, आप उसे देख लेते हैं, क्या सब्र की जो कैफियत है, सब्र आने में कुछ मुआविन साबित होता है ये मरहला, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब कोई जा रहा है? मेरे ख्याल में पास होने से फ़र्क तो पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप मौजूद थे, आप देख रहे थे। और अभी अम्मी का जिक्र हो रहा है, तो मेरी जो बायोलॉजिकल मदर थी वो तो मेरी पैदाइश पे फौत हो गई थी। अच्छा। ये उनकी छोटी बहन थी। ठीक। मेरे नाना दानी की 2 ही बेटियां थी। सो परवरिश करने वाली तो यही माँ थी। सो उनको तो मैं बिल्कुल नहीं जानती। वो एक और तरह का एक एक्सपीरियंस है जो मेरी नानी के उनकी याद में रोने की वजह से मैंने उसको महसूस किया, उसको एक्सपीरियंस मैं समझ किया। सकता हूँ जो आप कह रही हैं। ठीक है, यानी कि वो लम्स और वो साथ मेरा अपना तजुर्बा नहीं है। मैं समझ गया, मगर आपके आप लिए- उसको इंटरनलाइज थ्रू समबडी एल्सेस पेन तो कर सकते हैं। मैं समझ गया, आपके लिए आपकी माँ जो है वो आपकी नानी की आंसुओं में मौजूद थी। आपने सिर्फ उनका तजुर्बा जो है जी। अपनी माँ का वो अपनी नानी के जिक्र जी, में जी। और उनके आंसुओं में किया है कि जी। अच्छा एक शख्स को याद किया जाता है और वो मेरी माँ है। जी ठीक है, बिल्कुल एक तो ऐसे। ये हो गया। और फिर जिन्होंने पाला परवरिश की, फिर वो माँ और नानी के साथ मेरी सारी ज़िंदगी गुजरी। जैसे रेडियो की मैंने बात की थी, तो वो तो कोई 30 साल की जर्नी थी उनके साथ एक ही कमरे में रहने की। तो बेसिकली मेरा लॉस तो 3 मदर्स के लॉस का है।
ठीक है, ये एक और तरह का एक हिज्र है। और मुस्तकिल आपको जी उसको बार बार फेस रिलीव करना पड़ा सहना। जी कितना मुआविन साबित होता है ये जो गुड बाय के मराहल हैं? देखें, एक हद तक मेरा ख्याल है इत्मीनान जो है ना वो कहीं होता है। आपको अगर अपने रफ्तागां से, अपने बिछड़ने वालों से आखिरी वक्त में या किसी भी वक्त में कुर्बत का मौका मिले, उनके करीब आप रहें, आप खास मौजूद तौर पर- रहे, जी जी, देखा उन्हें। हाँ। जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस मेरे वालिद साहब और वालिदा दोनों के बारे में यही है। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त, बहुत अच्छा शायर था, अज़हर नकवी, उनकी डेथ हुई, उनके साथ भी मेरा आखिरी वक्त गुजरा। और बिल्कुल उस तरह वालिदा के साथ तो मैं बहुत ही करीब था अम्मी के। यानी जो रावलपिंडी में अस्पताल है जहाँ पे वो थी, इसमें पिम्स में, वहाँ से वाह कैंट जहाँ मेरा घर है वो हार्डली 20-25 मिनट की ड्राइव है। लेकिन मैं वहाँ से, अम्मी कहती थी तुम घर चले जाओ, और मैं बाहर निकल के सामने होटल में कमरा लेके तो सो जाता था कि मुझे वो 20-25 मिनट का ट्रैवल भी ना करना पड़ेगा, कुछ चाहिए हो तो वो एक रहा। और वो मुझे आज मैं सोचता हूँ तो वो इसको कैसे हम बयान करें। वो यादें जो हैं वो बहुत दुख देने वाली भी हैं। वो आपको रात को कभी आपको ख्याल आ जाए वो आखिरी लम्हात, तो आप जाग जाते हैं आपका वो। लेकिन एक किसी सतह पे ये भी होता है कि आपने आखिरी वक्त माँ के साथ गुजारा। कभी आपको लगा कि किसी शेर में, किसी तहरीर में इसका कोई रिफ्लेक्शन, इसका कोई इजहार, कोई दर्द का टुकड़ा को रह गया हो? दर्द के तो कई टुकड़े हैं, कई दुख ऐसे होते हैं जिनके रेजे आपके अंदर रह जाते हैं। जिस तरह पहले मैंने एक गज़ल पेश की थी, उसमें एक शेर आपने दोबारा भी सुना, आखिरी बार। हाँ जी, उसे मालूम था ये शाम जुदाई है सुहानी, आखिरी बार बहुत देर इकट्ठे हुए। ये मैं जब शेर हुआ, आप तो खुद इस प्रोसेस को समझते हैं, तो मुझे वही याद अपने उस दोस्त के साथ गुजरा हुआ वक्त, वालिद साहब के साथ आखिरी वक्त, और वालिदा के साथ ख़ास तौर पर वो जो आखिरी दिन थे। तो वो आखिरी वक्त जो होता है वो फिर वही बात कि उसमें एक दुख भी है और एक हल्का सा कहीं इत्मीनान भरा दुख है। उसके आपके पास चारा तो कोई नहीं है, आपके पास चारा तो कोई नहीं है, उसको आप रोक तो नहीं सकते, वो तो एक है हकीकत है। तो ये है कि इत्मीनान कहीं ये चले आप फरमाइए, आप दोनों से सवाल है कि ये जो कथारसिस है, जो हमारा सेगमेंट भी है, जब हम कथारसिस करते हैं, अपनी बात बयान करते हैं किसी गम के हवाले से, किसी दुख के हवाले से, किसी तकलीफ़ के हवाले से, किसी गिले शिकवे के हवाले से, या हम उसका बयान लफ्ज़ों में करते हैं, हम तहरीर में करते हैं, या तहरीर पढ़ के जो हमारा कथारसिस होता है, ये जो सारा प्रोसेस है, ये कितना हल्का करता है इंसानी नफ्सियात के लिए, और उस नफ्सियाती उलझन की वजह से जितनी तोड़ फोड़ अंदर होती है, फिर जिस्मानी भी, उसके लिए कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हम शायर हैं, सो जिस तरह जब नानी का इंतकाल हुआ था तो मैंने उनके लिए एक नज़म 4 बरस के बाद लिखी थी, और वो कई दफ़ा कई शक्लों में, कभी शेर की सूरत, कभी नज़म के मिसरों की सूरत, मैंने उसको कई दफ़ा लिखा। लेकिन बिल आखिर नज़म 4 बरस के बाद मेरे अंदर वो बनती रही, बिगड़ती रही, और जब अपनी शक्ल में आई तो फिर सबने कहा कि वाकई ये एक प्रोफाउंड वे में अब बन गई है और बड़ी अच्छी नज़म है। सो तब एक फीलिंग हुई कि अब मैंने अपनी बात कह दी है। तो जो क्लोजर है, जिसे हम क्लोजर हाँ, कहते हैं, closure। अंग्रेजी में जो बात, इस पे बात होती है, वो कथारसिस होने के बाद क्लोजर होने में आसानी होती है? ये जो दायमी हिजर वाला मामला है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई क्लोजर का कोई सिलसिला होगा। अच्छा, ये तो आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। ये तो इसी तरह है कि जैसे वक्त के साथ साथ कोई किसी चीज़ का तीखा जो पद है या उसकी जो शार्पनेस है वो कहीं ब्लंट हो जाए, कहीं देर बाद आपको कुछ याद आए या आप देर बाद रोए, लेकिन वो साथ रहता है। ये क्लोजर नहीं हो सकता, नहीं हो पाता, ये नहीं क्लोजर हो सकता। ये दुख तो है ना जो, और हिजर, दायमी हिजर का जो दुख है, ये कतरा कतरा कहीं वो जो है ना अंदर गिरता रहता है। और कभी झील बनती है कोई हफ्ते बाद, कभी महीने बाद, कभी साल बाद, वो फिर पानी वो फिर बह निकलता है, फिर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आप चूंकि शायर हैं दोनों, ये हर शख्स के अंदर झील की सूरत में रहता है या कुछ लोगों के यहाँ दरिया की तरह होता है?
और बह जाता है, कुछ लोगों के यहाँ ठहर जाता है। मेरा ख्याल ये है कि तख्लीकार के यहाँ झील की तरह होता है। क्योंकि तख्लीकार जिस तरह हम नज़्म गज़ल कोई ख्याल है वो आपके अंदर एक कुछ अरसा रहता है ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक दिन दोपहर के वक्त कोई 1-2 बजे का वक्त था, तो मैं एक सड़क से गुज़र रहा था। वहाँ कोई 60-70 साल के बुज़ुर्ग, बारिश, सफ़ेद दाढ़ी, और वो मज़दूर थे। वो वहाँ पे चौक में जहाँ पे मज़दूर बैठते हैं, तो वो दोपहर के वक्त वो बंदा बैठा हुआ था और बेलचा उसने टकाया हुआ था, और बेलचे की जो होता है ना हाथ, हथी है, वो उसने यहाँ माथे पे टकाई। ठीक, मैंने वो देखा तो मेरे अंदर वो उसने हिला के रख दिया मुझे। इस उम्र मैंने सोचा ये बंदा अब अपने शाम के लिए, रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पे बैठा हुआ। तो वहाँ पे एक मिसरा हुआ मुझसे, अगर किसी ने ख़रीदा ना आज भी मेरा दिन। तो शायद जी यकीन जाने कोई 4-5 साल उसके साथ दूसरा मिसरा जो है ना वो मेरे अंदर रहा, और मैंने कोशिश भी नहीं की ज़बरदस्ती करने की, तो वो अंदर रहा। वो फिर वो शेर यूँ है कि अगर किसी ने ख़रीदा ना आज भी मेरा दिन, तो माज़रत मेरे लैलो नहार, थक गया मैं। मैंने इस वक्त वो ये सोच रहा, मैं उसकी सोच कैप्चर करने में मुझे इतना वक्त लगा कि वो क्या सोच जैसे रहा वो है। नज्म बनने में मुझे इतना वक्त लगा। इतना वक्त तो वो झील वाला प्रोसेस है, झील बनती है तो फिर वो आता हाँ, है। लेकिन मेरा आप दोनों से सवाल है, आपका ये कहना है, मानना है, समझना है कि जो तख्लीककार है किसी नौइयत का, उसके यहाँ झील बनती है। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये झील जो है वो आम आदमी जो तख्लीककार नहीं है उसके यहाँ ज़्यादा बनती है, शायद इसलिए कि उसका कथारसिस नहीं हो पाता। जी जी जी। हम और आप ये लिखने वाले तो आज नहीं 2 साल में, 4 साल में कहीं ना कहीं जब कह लेते हैं तो एक बोझ हल्का तो होता है। इसको कैसे देखते हैं आप? बात ये तो हमारा ख्याल है ना, झील बनती है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा शायद जो कुछ कह नहीं पाता, कथारसिस नहीं कर पाता, वो ज़्यादा तकलीफ जी, मैं झील तख्लीकी हवाले से कह रहा था हाँ। कि उसका यानी आउटपुट की बात कर रहा हूं। मैं उन मानों में झील के दो मानों में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो ठहरा हुआ पानी, जी 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 ठहर गया, वो तो वो उसकी कहीं डेफिनेटली निकासी नहीं है, दरिया जो है वो बह जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके पास और फिर सोर्सेज, कुछ लोग हैं वो अपने किसी उस तरह का हिजरा है तो उसके लिए म्यूजिक सुनेंगे, बाद में किसी वक्त रोएंगे, या वो उस जमाने को देख के कहीं उस वक्त की चीज़ों को, जिस तरह लोगों ने चीज़ें संभाल के रखी होती हैं, माँ के हवाले से बात कर, किसी ने कोई चप्पल संभाल के रखे, किसी ने कोई और चीज़, या बचपन की वो चीज़ जिनके साथ एसोसिएटेड हैं वो यादें उन शख्सियात की, तो वो निस्बतें, वो निशानियां, आप उनको देख के फिर रोते हैं। और लोग कुछ निकालते हैं उनको संभाल के रखते हैं, हर साल बाद 6 माह बाद उनको निकाल के देखते हैं, तो वो भी कैथारसिस का एक तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त हमारे पास कम है, वरना बड़ी ख्वाहिश थी कि और हम आपसे गुफ्तगू कर सकते, और ये जो इंसानी नफ्सियात की बारीक बारीक जो तहें होती हैं, जो मोड़ होते हैं, जो सिरे होते हैं, इनको भी हम कुछ उलझनों को भी सुलझाने की कोशिश करते हैं। बट थैंक यू सो मच, आप दोनों तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया शाह जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ रह गई भाई, हमने ये तो सुन लिया कि आपने क्या कहा हनीमून पे, तो अब हम इससे सिर्फ इतना पूछेंगे अगर आपने इनके लिए कुछ कहा हो, भले जब भी कहा हो और जैसा भी कहा हो, नहीं यकीनन अच्छा ही कहा हो। 2-3 शेर पेश करती हूँ कि उसकी महक से भरी हुई हूँ, वाह, उसकी महक से भरी हुई हूँ, जिसको छू कर हरी हुई हूँ। बहुत अच्छी गजल है आपकी, बहुत शुक्रिया। वो गजलों से छलक रहा है, वाह, वो गजलों से छलक रहा है, मैं नज़मों से भरी हुई हूँ। वो गजलों से छलक रहा है, मैं नज़मों से भरी हुई हूँ, उसके ख्वाब नगर में आकर आदम ज़ात से परी हुई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये टिपिकल निसाई लहजा और निसाई तजुर्बा है, और काश मैं सगर को समझा सकता कि इसमें भी इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं कहा है और कैसे आसानी से और किस कदर बावकार तरीके से कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सियाद साहब आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। और अभी रफ्तगा का बहुत जिक्र हुआ आज प्रोग्राम में, हमारे बहुत सारे सीनियर्स का भी जिक्र हुआ, और जफ़र भाई का बहुत हमने आज अपने सीनियर्स को याद किया। तो भूल सकता है उन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है इन्हें कोई भी ऐसे कैसे। इनमें से कुछ रफ्तगा हो गए, कुछ हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। भूल सकता है इन्हें कोई भी ऐसे कैसे, भूल सकता है इन्हें कोई भी ऐसे कैसे, रफ्तगा दिल में बसा करते हैं कैसे कैसे। वाह वाह वाह। और जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला,
कोई बतलाए वो फिर मानेगा वैसे कैसे, कैसे? वाह और ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी। पूछिए कुछ ना हुई दोस्ती मैं से कैसे। और हमसे कहते हैं, शुक्रिया, हमसे कहते हैं भुला दे तुम्हें देखो तो वसी, हमसे कहते हैं भुला दे तुम्हें देखो तो वसी, मशवरे हमको मिला करते हैं कैसे? क्या बात। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और मैं समझता हूँ कि अपने शोराए कराम को, अपने अदीबों को, अपने अहले इल्म को, अपने दानिश्वरों को, जहाँ भी हमें इनका प्रोग्राम, इनकी तहरीर, इनके चेहरे नज़र आएँ, हमें उसको फ़र्ज़ ऐन समझकर देखना चाहिए। उसको एंटरटेनमेंट से या आम रूटीन से, आम डगर से हट के उस प्रोग्राम को लेना चाहिए, चूँकि उसमें आपको एंटरटेनमेंट भी यकीनन मिलेगी, मगर ज़िंदगी के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।